नमस्कार, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए ये कम्प्लीटली फ्री बैच चल रहा है, जिसको आप जिस भी वीडियो से चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट 1 की बात करें तो हम यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें कुछ PYQ MCQ सेशंस बचे हैं जो बाद में आएंगे। यूनिट 2 में भी हमने कुछ लेक्चर्स बना लिए हैं। आज का लेक्चर होने वाला है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में। तो आइए आज के लेक्चर पर बात करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं जिससे अगर आप ज़रूरी समझें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जब हमने अकाउंटिंग की बात की, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की बात की, इससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की पिछली वीडियो में, तो एक तो आप वो वीडियोस जाकर के पहले देख लीजिए तो आपको बहुत आसानी होगी अकाउंटिंग को आगे समझने में। दूसरी बात ये है कि जब हमने उन सब चीज़ों पर बात की तो हमें ये समझ में आया कि हमने जब तक जो बात की वो किसकी बात की, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो क्या केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स के सिलेबस में है? तो ऐसा नहीं है। कुछ और तरह की अकाउंटिंग है जिसको बोलते हैं ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग, जैसे एचआर अकाउंटिंग यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंटिंग जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब वो एम्प्लॉइज़ जो आपके यहाँ काम करते हैं वो आपके लिए रिसोर्स है। जैसे आप मशीनरी को रिसोर्स मानते हैं, कैश को या पेमेंट को रिसोर्स मानते हैं, लैंड को रिसोर्स मानते हैं, असेट्स को रिसोर्स मानते हैं। तो क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही आपके प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कारण है, उनकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले कंसेप्ट में हम करते हैं कि हम अपने जो ह्यूमंस जो हमसे जुड़े हैं यानी जो एम्प्लॉयज़ हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम रिसोर्स कंसिडर करते हैं। तो अगर कोई रिसोर्स होगी तो एक सिंपल सा फिलॉसफी इसके बीच चलता है कि अगर कोई रिसोर्स होगा, हमने ह्यूमन रिसोर्स माना, ये आपको पता है कि पहले एम्प्लॉयज़ को केवल एक एम्प्लॉय ट्रीट किया जाता था, फिर उनके वेलफेयर की बात होने लगी क्योंकि हमने उनको एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना। अब जो अकाउंटिंग मॉडल से वो ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स को अगर आप असेट मानते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो आपको दे रहा होगा, पे बैक कर रहा होगा। उसी को कैलकुलेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का पूरा कंसेप्ट लाया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग 1973 पे ये कमेटी बैठी थी। इसने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को डिफाइन किया है एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिकेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन इन द इंटरेस्टेड पार्टीज। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स एक कंपनी में है उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना, उनकी कॉस्ट कलेक्ट करना और उसको आगे कॉम्प्रिहेंड करना, आगे कम्युनिकेट करना। ठीक है, द मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो मुझे लगता है आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग समझ में आ गई होगी। हम ये करते हैं, ह्यूमन को अपना रिसोर्स मानते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिसोर्स मानते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को रिसोर्स मान रहे हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट होगी, मतलब कुछ खर्चा लगता होगा, और कुछ वैल्यू होगी, कुछ वो हमको आउटपुट देता होगा, कुछ उसकी कीमत होगी हमारे लिए, तभी तो कोई चीज़ एसेट होगी। अगर आप कहते हो मशीनरी आपकी एसेट है तो आपको पता है ना कि मशीनरी 10,000 में हमने खरीदी थी और वो पर ईयर 3,000 की प्रोडक्शन करती है, तो उसकी वैल्यू है। तो कॉस्ट और वैल्यू ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स की भी होगी। अब देखिए, एक फंडामेंटल चीज़ दिमाग में बैठाइए कि क्या किसी ह्यूमन रिसोर्स की एक्चुअल कॉस्ट करना, मतलब कॉस्ट तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर क्या एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है? नहीं। एग्जैक्टली आप कैसे वैल्यू कर सकते हो कि कोई आप एम्प्लॉय आपके लिए कितना वैल्यूबल है? इसलिए इसमें बहुत सारे एस्टिमेशन के तरीके यूज़ होते हैं। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कैन बी बेसिकली एग्जामिन फ्रॉम 2 डायमेंशंस। क्या क्या? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जब से मैं जो बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट यानी जो कॉस्ट, आप जो उनको सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, एक तो वो वाला पोर्शन होगा कि आपको कितने के, अगर आम भाषा में बोले तो उसको बोलता है वो आपको कितने के पड़ रहे हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट। और वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की जितना आप खर्च कर रहे हो क्या वो रियली में उतना गिव बैक कर रहे हैं, दैट इज़ वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की? क्यों एकाएक याद आया कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, वैसे एक ये नया कंसेप्ट निकल के आया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्यों किया गया? तो टू फर्निश कॉस्ट वैल्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रॉपर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसीजंस। किसी को आपको जॉब देनी है या किसी को जॉब से निकालना है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप मान लीजिए किसी को 30,000 सैलरी दे रहे हैं, तो अगर आपके पास कॉस्ट और वैल्यू निकालने का तरीका नहीं है तो आप ये कैसे एस्टिमेट करोगे कि वो आपकी कंपनी के लिए 30,000 पर मंथ का या 40,000 पर मंथ का काम करने वाला भी है कि नहीं करने वाला है? तो कॉस्ट और वैल्यू इन्फॉर्मेशन निकालनी ताकि मैनेजमेंट डिसीजन बेहतर हो सके। कैसे डिसीजंस? अबाउट एक्वायरिंग, अगर किसी को एक्वायर कर रहे हैं मतलब नौकरी दे रहे हैं, एलोकेट मतलब किसी डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं, डेवलपिंग या मेंटेनिंग, अगर हम उनके ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करें तो हमें तो ये तो देखना होगा ना कि आफ्टर द ट्रेनिंग एक्सपेंसेस क्या वो उस एक्सपेंस को हमने जो किया है वो हमारी इन्वेस्टमेंट के रूप में आएगी या लॉस के तरीके में जाएगा। और ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करने में जो हम लोग रेगुलरली इंसेंटिव दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, इंक्रीमेंट दे रहे हैं, कुछ डिविडेंड्स या कुछ ऐसा दे रहे हैं, ESOP दे रहे हैं, तो क्या वो उतना इफेक्टिव है कि नहीं, एक तो ये। दूसरा, टू मॉनिटर इफेक्टिवली द यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को आप सही से मैनेज कर सके। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स क्यों पढ़ा रहा हूँ?
हो सकता है कि आपके नेट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग दे दे, तो वहाँ पे आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह की चीज़ों को टिक करेंगे और किसको क्रॉस करेंगे। टू हैव एन एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एसेट्स वेदर सच एसेट्स आर कंजर्व, डिप्लीटेड और अप्रिशिएटेड। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ हैं, जो एसेट आपके पास है, क्या कोई एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं कि जो 10 साल से काम कर रहा है उसको आप केवल कंजर्व करके बैठे हो, रोक करके बैठे हो, या उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है, अब उसकी एफिशिएंसी खराब हो रही है, ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है। अप्रिशिएटेड मतलब हो सकता है वो रेगुलरली अपने ऊपर वर्क कर रहा हो, ट्रेनिंग कर रहा हो, बाकी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले रहा हो, तो हो सकता है उसकी वैल्यू कुछ इंप्रूव हुई हो। इन सारी बातों को समझना के लिए भी आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करनी पड़ती है। टू एड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर डिसीजन मेकिंग फॉर द फ्यूचर बैक, हाँ ठीक है, मतलब वही मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इन ऑल इट फैसिलिटेट्स वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिकॉर्डिंग द वैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप अकाउंटिंग में करते हो। ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करता है, पहले ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को, कॉस्ट ऑफ वैल्यू को कैलकुलेट करता है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करता है, और फिर जब उसकी आवश्यकता होती है, जब उसकी नीड अराइज होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू उसको आगे कम्युनिकेट कर देता है। किन कहाँ डिसीजन लेने में हेल्प लेती है, मिलता है। जैसे आपको ये देखना है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना चाहिए आपको बाहर से, या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है प्रमोट करना चाहिए। अब इसके लिए अगर आपके पास कॉस्ट होगी और वैल्यू होगी कि आपकी जो एम्प्लॉय उसकी वैल्यू कितनी है, और आप जो नए एम्प्लॉय आने वाले उनकी कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको कितने में पड़ेंगे, उस हिसाब से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्सेस प्रमोशन की बात करोगे। ट्रांसफ़र वर्सेस रिटेंशन, किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना है या रोक के रखना है, इसके लिए आपको एचआरए चाहिए। रिट्रेंचमेंट और रिटेंशन के लिए आपको एचआरए चाहिए। इम्पैक्ट ऑन बजटरी कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, अगर बजट ह्यूमन रिलेशन पे मतलब हम एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए, अपने साथ मेंटेन रखने के लिए जो बजट असाइड कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए एचआरए चाहिए। एंड डिसीजन ऑन री एलोकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लोजिंग डाउन एग्जिस्टिंग, कोई प्लांट है उसको अगर रीलोकेट कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर रहे हैं उस प्लांट्स में, या किसी भी चीज़ में कोई चेंज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट को बंद कर रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट आने वाला है, इस सब को एनालाइज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी एचआरए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो फिर देखिए वही बात है, जब लगभग ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट्स होंगे, बस आपके पढ़ने के लिए हमने एक स्लाइड एक्स्ट्रा डाल दी है। अकाउंटिंग डिस्क्लोजेस द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, देखिए वही बात फिर आ गई। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज फोकस्ड ऑन रिटर्न ऑन नॉलेज रैदर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो उनको नॉलेज दे रहे हैं, उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट काउंट करने की जगह ये सोचते हैं। और कैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करती हैं। भेल है आपकी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, PSU है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, PSU है। मिनरल्स एंड मटेरियल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सदर्न पेट्रोकेमिकल्स, एसोसिएटेड सीमेंट्स। ये पूछेगा नहीं कि कौन कौन सी कंपनी है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि PSUs भी ऐसा कर रही हैं, बाकी लिमिटेड कंपनीज भी ऐसा कर रही हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर ये पूछ ले कि क्या इंडिया में चल रही है या होती है, या विच ऑफ द कंपनीज, ऐसा कुछ पूछे, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ये आपको सारे नाम, अगर ये सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर दिमाग में पड़े होने चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कर रही हैं। क्या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करने की कुछ लिमिटेशन भी है। जब अगर हम किसी चीज़ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के लिए हम लोगों को लगा रहे होंगे, टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, अपना पैसा खर्च कर रहे होंगे, तो क्या उसकी कुछ फ़ायदे हैं, तो कुछ कमियाँ भी होंगी। तो वो क्या कमियाँ हैं देख लेते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप भाई रियल वैल्यू किसी की कैसे निकालोगे इंसान की, तो आप अजम्पशन को करना पड़ेगा। दैट द एम्प्लॉयज आर गोइंग टू रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। आपने उनकी कॉस्ट निकाल ली, तो आप कॉस्ट निकालते वक्त ये मान के तो निकालोगे नहीं कि अगले महीने छोड़ देगा जॉब। आप तो ये सोचोगे ना कि हमारे साथ रहने वाले हैं, तभी आप उनका कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए करोगे। तो एक ही अजम्पशन होता है, जो ऐसा अजम्पशन ईजिली रॉन्ग हो सकता है। एम्प्लॉय को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हो सकता है वो छोड़ के चला जाए, क्योंकि एम्प्लॉय मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, HRA may lead to dehumanization in the organization if the valuation is not done correctly or the results of the valuation are not used properly। dehumanization का मतलब ये है कि आपने रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं, आपको बेसिकली आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, क्या इसकी कॉस्ट और वैल्यू बराबर पड़ रही है या नहीं, या उसमें रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हो या एक्चुअल में ऐसा कुछ हो, तो आप ज़्यादातर डिह्यूमनाइजेशन की तरफ, मशीनरी की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ जाओगे कि हम इन ह्यूमन से मशीन पे शिफ्ट करें, वो ईजी पड़ रहे हैं या ऐसा कुछ सिस्टम बने। In the case of financial accounting, there are certain specified accounting standards which every organization follow। हमने देखिए पिछली वीडियो पूरी ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे की, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये यही कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हमारे पास कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, पर HRA के लिए हमारे पास कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होने से प्रॉब्लम क्या होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी फिक्स्ड स्टैंडर्ड ना होने से प्रॉब्लम ये होगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब आपके पास स्टैंडर्ड है, तो आप सब सारी कंपनियों का कैश फ्लो एक जैसा बनता है, सारी कंपनियों की बैलेंस शीट एक जैसे बनती है, सबके कैलकुलेशन का तरीका एक जैसा है।
बट यहाँ पे क्योंकि HRA का निकालने का तरीका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं, कोई काउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं, कोई फिक्स प्रिंसिपल्स नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन से 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस हो ही नहीं सकता है। डेटा कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि आप कोई फिक्स प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हो, जिसका जैसे मन कर रहा है वो वैसे बना लेगा डेटा। देर आर नो स्पेसिफिक एंड क्लियर कट गाइडलाइंस फॉर कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई क्लियर तरीका नहीं है, जिसकी हमने भी बात की। अब हम बात करेंगे इन चीज़ों पे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ये मेथड्स के नाम, इनसे जुड़ा बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये HRA से जुड़े मेथड्स हैं, ठीक है। आइए पहला मेथड देखते हैं। पहले है कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स। ऐसे मॉडल्स जो कॉस्ट पे बात करेंगे, मतलब वैल्यू पे नहीं, एम्प्लॉय से हमको क्या मिल रहा है उसकी बात नहीं, एम्प्लॉय को हम क्या दे रहे हैं, व्हाट वी आर पेइंग, रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, ग्रेचुइटी, जो भी कर रहे हैं। तो कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स में हम कॉस्ट की बात करेंगे। पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब एक एम्प्लॉय को रिक्रूट किया तो उसके रिक्रूटमेंट में, यानी उसको हायर करते वक्त एक्विजिशन में, मतलब जब उसको अपने कंपनी में ऑन बोर्ड किया, उसकी ट्रेनिंग में, इनफॉर्मल ट्रेनिंग में, फैमिलियराइजेशन में, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट में, इन सब में जितना खर्चा हुआ, उसका जो कॉस्ट लगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं इस मेथड में, ठीक है। उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम उसको एमोटाइज करना होता है, देखिए जैसे आप असेट्स को क्या बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, नॉर्मल असेट्स होते हैं, उसको आप जैसे डेप्रिशिएट करते हैं, वैसे इनको अमोटाइज किया जाता है। तो आप उसको अमोटाइज एनुअली करेंगे किस बेसिस पे? उस बेसिस पे जिस कॉस्ट पे आपने हायर किया, उस कॉस्ट को आपने मान लिया कि हमने, मान लीजिए एक एम्प्लॉय था, उसको हायर करते वक्त रिक्रूटमेंट में हमने 10,000 का खर्चा किया, और उसके बाद उसको ट्रेनिंग में हमने 20,000 और दिए, और उसके मान लीजिए आने जाने, रिलोकेशन और उसको ऑन बोर्ड करने के लिए हमको 10,000 का एक्सपेंस और लगा। तो ये जो 40,000 है, ये कॉस्ट हो गई। हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम यही कॉस्ट निकालते हैं, और हर साल जब तक भी, मान लीजिए अगर वो कंपनी के साथ 10 साल के लिए काम करना चाह रहा है, अगर वो कंपनी के साथ 10 साल के लिए काम करना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 40,000 को 10 साल के हिसाब से पर ईयर अमोटाइज करेंगे, मतलब डेप्रिशिएट करेंगे। जब आप ऐसे एसेट्स की बात नहीं करते तो उसको अमोटाइज बोला जाता है। तो आप हर साल के हिसाब से इसको अमोटाइज करेंगे, ठीक है। हाँ, द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड द अनअमोटाइज्ड कॉस्ट इज शोन एज इन्वेस्टमेंट। जो जब तक जितना, मान लीजिए आपने 40,000 में से 4,000 तो हमें अमोटाइज कर दिया इस साल, बाकी जो बचा 36,000 उसको आप कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स में दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन एसेट्स के नाम से, ठीक है। बहुत सिंपल मॉडल है, इससे मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन किसी को होनी चाहिए। इस मेथड की लिमिटेशन क्या है? तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि द मेथड इग्नोर्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय पोटेंशियल सर्विसेज। हम केवल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उनके वैल्यू की तो बात ही नहीं कर रहे। वो कितना पोटेंशियल वैल्यू है, क्या वो ऑफर कर सकते हैं बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ईयर्स ओवर विच द कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर इज टू बी अमोटाइज, इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। जब आप मशीनरी की का डेप्रिशिएशन निकालते हैं, तब तो आपको पता रहता है ना कि वो मशीनरी 10 साल चलेगी, उसकी लाइफ 10 साल की है, 10 साल की वारंटी है। पर जब यही अमोटाइजेशन के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपको ईयर चाहिए होगा, 5 साल, 10 साल, तो वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मोबाइल है, वो कभी भी जा सकता है, ठीक है। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ अमोटाइजेशन। मशीनरी में तो आपको पता है 10%, 8%, 6% लगा दें। इसमें कैसे तय करेंगे जब आपके पास फाइनल पीरियड ही नहीं कि वो कब तक काम करने वाला है? तो आपको इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एज पर दिस अप्रोच द कैपिटल कॉस्ट डिक्रीजेस थ्रू अमोटाइजेशन, बट इन रियलिटी द इकोनॉमिक वैल्यू, हाँ इसमें क्या होगा, जब इस प्रयोग से आप हर साल उसको अमोटाइज करेंगे तो आपके जो कॉस्ट होगी वो कम होती चली जाएगी। पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में तो वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टाइम के साथ बढ़ती है, ठीक है। जो आपके पास कॉस्ट बेस्ड मॉडल में वैल्यू दिखाएगी 10 साल बाद, वो होगी 0 या 4,000 रुपये। बट जब आप रियलिटी में देखेंगे तो उसकी कॉस्ट या उसकी कीमत तो बढ़ती जाएगी ना। तो एक ये भी बहुत बड़ी इसकी वो है, क्या बोलते हैं, लिमिटेशन, ठीक है। दूसरा मॉडल है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल। नाम से समझ में आएगा। देखिए, जब कोई मॉडल बहुत ईजी हो ना तो उसको केवल नाम से याद रख लेना चाहिए। इसका नाम क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल। मतलब हमको इसको रिप्लेस करने में जो कॉस्ट लगेगी उसी का ये मॉडल है। किसने दिया है, फ्लैमहोल्ट्ज ने दिया है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल क्या कहता है कि हम जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट में तो हम पुराना कॉस्ट लेते थे, जो कॉस्ट लग गया संक कॉस्ट वो लेते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको इनको रिप्लेस करना पड़े, इनको हटाने में जो एक्सपेंस आएगा प्लस नए बंदे को ऑनबोर्ड करने के लिए जो कॉस्ट आएगा, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल और पोजिशनल दोनों हो सकता है। इट रिफर्स टू कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इन रिप्लेसिंग एन इंडिविजुअल बाय अ सब्स्टिट्यूट। एक आदमी को जाएगा और उसकी जगह दूसरा आदमी आएगा, पूरे में जो खर्चा लगेगा दैट इज इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक। अब ये मान के चलते हैं कि दोनों का वर्किंग का जो स्टाइल है और जो दोनों का वर्किंग एक्सपीरियंस है और जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो सेम ही होगा, तभी तो आप रिप्लेस करोगे। पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट,
It refers to cost of replacing the set of services referred by an official in a defined position. The positional replacement cost takes into account the position in the organization currently held by the employee and also the future. बस देखिए पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि आज आपके पास कोई मैनेजर था तो कल को वो सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर हो सकता है या डायरेक्टर हो सकता है, तो आपके पास इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट में तो आज जो डेट बदलने की आ रही है आप उस हिसाब से कॉस्ट निकालते हो। पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट में हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशंस, कि जिस पोजीशन पे वो आज था और जिसमें वो भविष्य में या फ्यूचर में हो सकता था उसको रिप्लेस करने के लिए आपको क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल मॉडल है। क्या एकदम डेप्थ में आपको आना चाहिए? नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल रिप्लेसमेंट के कॉस्ट की बात करता है। हाँ, लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। लिमिटेशन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय एज पर दिस मेथड इज हाईली सब्जेक्टिव एंड ऑफन इम्पॉसिबल। कैसे निकालेंगे आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो आपको तब निकालेंगे ना जब मान लीजिए आपके पास एक एम्प्लॉय है एक्स, ये काम करता था, इसकी एफिशिएंसी मान लीजिए 100% थी। 100 किस, अब एफिशिएंसी को किस टाइम्स में लिखें, मान लीजिए परसेंट पे लिखते हैं, और आपने नया एम्प्लॉय हायर किया वाई, इसकी एफिशिएंसी 80% है। अब ये तो कोई कैलकुलेट करने वाली चीज़ है नहीं जो आप फिगर से निकाल पाएंगे, तो दोनों एम्प्लॉय तो आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो तब निकालेंगे ना कि जैसे आप एक सेब दें और बदले में दूसरा सेब लेने में कि दोनों सेब सेम साइज के हों, सेम टेस्ट के हों, सेम वेराइटी के हों, तब आप कह सकते हैं ना कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। समझिए मेरी बात को। लेकिन एम्प्लॉय के केस में तो एक जैसा ह्यूमन दूसरा मिलना पॉसिबल ही नहीं है, उससे थोड़ा 19 होगा या 20 होगा या हो सकता है उससे बेहतर हो, पर सेम नहीं मिलेगा, तो आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालोगे कैसे? रिप्लेसमेंट तो हमेशा बराबर वालों में होती है ना। ठीक है, दिस मेथड इज एट वेरियंस विद द कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्राइसिंग प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग एसेट्स। दूसरी बात, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे हमेशा वैल्यू करते हैं, जो पिछला वाला मॉडल था, चाहे कोई भी एसेट हो सबको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, तो ये उस प्रिंसिपल से अलग जाता है। देयर कैन बी नो सिमिलर रिप्लेसमेंट, जो मैं आपको बात समझा चुका हूँ कि किसी भी बंदे के लिए सिमिलर रिप्लेसमेंट तो मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि ये कोई मशीन नहीं है, ह्यूमन है, ह्यूमन सारे अलग होते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ अ रिप्लेसमेंट वैल्यू इज अफेक्टेड बाय सब्जेक्टिव कंसिडरेशंस, ये भी मैं आपको बता चुका, बहुत सारी फैक्टर्स होंगे जिस पर डिपेंड करेगा किसी का रिप्लेसमेंट वैल्यू निकालना। एंड द एग्जिट ऑफ अ टॉप मैनेजमेंट पर्सन मे बी सब्सटेंशियली चेंज द ह्यूमन एसेट वैल्यू। अगर किसी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल चला जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, प्लस फिर उसकी वैल्यू ही बहुत बुरी इफेक्ट होती है। अब अगर आप सोचिए किसी बड़ी कंपनी का, किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का फाइनेंस मैनेजर आज जॉब छोड़ दे तो उसकी तो पूरी वैल्यूएशन गिर जाएगी। आप जब भी आप लेकर के आओगे, जब तक रिप्लेस करोगे तब तक तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो टॉप मैनेजमेंट के जाने से ह्यूमन एसेट की वैल्यू पे ही फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे मॉडल की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल। ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपको 12th में आपने इकोनॉमिक्स में एक शब्द पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद करिए क्या था, तो हमने पढ़ा था ना द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी थी और हमने उसको छोड़ दिया तो उसकी जो कॉस्ट थी वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना। यही सिंपल मतलब है। मतलब अब देखिए मैं आपको इकोनॉमिक्स वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाता हूँ, फिर यहाँ से रिलेट करूँगा। मतलब अगर मेरे को 20,000 की मैं जॉब आज कर रहा हूँ मान लीजिए, और इसकी जगह मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मुझे एक और कंपनी से ऑफर था, वो 15,000 का था, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ये 15,000, क्योंकि अगर मैं 20,000 की ना करता तो ये 15,000 मुझे मिलता। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आइए बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल फिर क्या कहता है। ये मॉडल दिया है हैकमैन और जोन्स ने 1967 पे, इसको मार्केट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ये क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय इन इट्स ऑल्टरनेटिव बेस्ट यूज। अगर हम किसी एम्प्लॉय को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ना रखते, सेल्स में रखते, तो वो कितना कमाता, वो कितनी वैल्यू क्रिएट करता। मान लीजिए यहाँ 10,000 की कर रहा है, हो सकता है यहाँ 20,000 की करता, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या यहाँ 20,000 की कर रहा है, यहाँ पे हो सकता है 10,000 की करता, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम एम्प्लॉय के केस में क्या करते हैं कि अगर हम उनको जिस पोजीशन पे आज रखा है, अगर उसकी जगह हम किसी और यूज में लगाते तो जो उससे रिटर्न आता दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बस एक एम्प्लॉय को एज्यूम करते हैं कि अगर वो दूसरे डिपार्टमेंट में होता तो हमें वो क्या कॉस्ट देता, क्या वैल्यू क्रिएट करके देता। ठीक है, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट। लिमिटेशन क्या है? दिस मेथड एक्सक्लूड्स एम्प्लॉइज एज ऑफ टाइप विच कैन बी हायर्ड रेडिली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फर्म। उनकी तो बात ही खत्म हो जाएगी आप, क्योंकि अल्टरनेटिव बेस्ट यूज ढूंढोगे तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज उनकी बाकी डिपार्टमेंट में यूज ढूंढ रहे हो, बाहर वालों की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये हुई। दिस मेथड इज कंसर्न विद ओनली वन सेक्शन ऑफ अ फर्म्स ह्यूमन रिसोर्स हैविंग स्पेशल स्किल्स विद इन द फर्म इन लिव। एक सेक्शन की एम्प्लॉइज की बात कर रहा है। दिस मेथड इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स परव्यू। ठीक है, मतलब नॉट बीइंग बिड बाय अदर डिपार्टमेंट्स। कोई ऐसा तो है नहीं कि उस पर बिडिंग चल रही है, ऐसा कुछ आप खुद ही बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, दिस इज लाइकली टू रिजल्ट इन लोवरिंग द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। अब दूसरा डिपार्टमेंट कह रहा है, मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई है, उसको 20,000 आप सैलरी दे रहे हो, या आप 40,000, मान लीजिए 40,000 सैलरी दे रहे हो, 20 काट दिए, 40,000 सैलरी दे रहे हो। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अब सेल्स में जा रहे हैं, उसके बारे में बिड लगा तो आपको पता चला कि सेल्स डिपार्टमेंट अगर ऐसे एम्प्लॉय को रखता तो वो तो 20,000 देता।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपने निकाल, लेकिन इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20,000 है, पर क्या इससे एम्प्लॉय का मोरल कम नहीं हो जाएगा कि मेरी वैल्यू 20,000 की है जबकि एक्चुअली वो 40,000 पा रहा है? तो इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन कम हो जाएगा। द टोटल वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन द कॉम्पिटिटिव बिड प्राइस में भी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट। कई बार ये भी होगा कि भाई बिड प्राइस के बेसिस पे आप निकाल रहे हैं और हो सकता है वो इनएक्यूरेट हो, गलत हो। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगले मॉडल पे। ये सब मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद रखना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल दिया किसने है? तो हैकीमैन एंड जोन्स ने दिया है। एक मॉडल किस बारे में बात करता है? तो अगर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के यूज़ में लगाते हैं तो जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को बात करता है। ठीक है, अब वैल्यू बेस्ड मॉडल्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम कॉस्ट नहीं निकालेंगे, हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे जो वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या कीमत है उनकी हमारे लिए। बस इसमें खाली ये सब फॉर्मूले आपको पहचानने हैं, याद करने हैं क्या? नहीं, देख लीजिए। अगर पूछे कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, तो आपको खाली पता होना चाहिए, टिक मार्क करना होगा, क्योंकि आपको एमसीक्यू मिलेगा ना, तो 4 ऑप्शन में से एक टिक करना होगा। अब तक नहीं पूछा गया है पर पूछा जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि प्रेजेंट वैल्यू मेथड नहीं पूछा गया, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मेथड तो पूछा जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स मॉडल का मतलब है, इसमें हम ये करते हैं कि आज मान लीजिए हमारे पास 10,000 कमा रहा है, हो सकता है आज के 5 साल बाद वो 50,000 रुपये महीने कमाएगा, उसके 5 साल बाद वो 1,00,000 रुपये महीने कमाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर में वो जितना भी हमारे साथ कमाने वाला है इन सबको सम अप करेंगे, जितना भी वो हमारे साथ कमाने वाला है, और जो अमाउंट आएगा, मान लीजिए हमें पता चला कि टोटल वो हमारी कंपनी से 50 लाख रुपए फ्यूचर में कमाने वाला है, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक। इस 50 लाख रुपए की आज के डेट में क्या वैल्यू है, इसको डिस्काउंट करना कहते हैं। जब आप किसी फ्यूचर वैल्यू को आज की वैल्यू में लाते हो तो हम इस 50 लाख रुपए की आज के टाइम पे क्या कीमत है उसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, जहां पे आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो फ्यूचर अर्निंग्स की। ठीक है, इजी मॉडल है। लिमिटेशन क्या है प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेंडिचर मेथड के? तो एक तो दिस मॉडल इज द, एक तो अच्छी बात है कि ये मॉडल मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, तो डीमेरिट नहीं है, बताने के लिए लिखा है केवल। दिस मॉडल इग्नोर्स द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल मे लीव एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ रीजन अदर देन डेथ और रिटायरमेंट। हमने क्या किया, हमने पूरे उसकी रिटायरमेंट तक की कॉस्ट कैलकुलेट की है ना, कि या तो रिटायर हो जाए या तो उसकी डेथ हो जाए, तब तक वो हमारे साथ रहेगा तो कितनी सैलरी अर्न करेगा। पर क्या ये सच्चाई है कि एम्प्लॉय आपके साथ रिटायरमेंट या डेथ तक टिका रहेगा? उसको तो जब बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर आपके यहाँ इन्वायरमेंट ठीक नहीं मिलेगा तो जॉब छोड़ देगा। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही होगी कि आप रिटायरमेंट तक का कैलकुलेट कर रहे हो, डेथ तक का कैलकुलेट कर रहे हो, और उतने लॉन्ग टर्म में आपके साथ एम्प्लॉय रहेगा या नहीं रहेगा इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। दूसरा, दिस मॉडल ऑल्सो इग्नोर्स द प्रोबेबिलिटी दैट पीपल मे मेक रोल चेंजेस। हाँ, अब आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे। आज कोई अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, तो आप सोच रहे हो कि आज के 2 साल बाद ये सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा, फिर ये मैनेजर होगा, फिर ये सीनियर मैनेजर होगा। आप इसको केवल अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो सकता है कि कल को ये अकाउंट्स और मार्केटिंग दोनों डिपार्टमेंट संभाले, हो सकता है ये करियर रोल्स को अपने चेंज करे आगे जाके, कुछ और आपको MBA कर आए, कुछ और नई डिग्री ले आए, कुछ स्किल सीख करके आए, फिर डिजिटल मार्केटिंग में चला जाए, तो आगे वो तो अपने जॉब रोल्स को चेंज कर सकता है। इस बात को भी नहीं दिमाग में लिया गया है, सिंपल तरह से आपने सैलरी कैलकुलेट कर दी, ये इस मॉडल की कमी। अब दूसरा मॉडल है, इसको रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड कहते हैं, या फ्लैम होल्स का मॉडल है, क्योंकि उन्होंने ही दिया था। तो किसने एडवोकेट किया इस मॉडल को? फ्लैम होल्स ने। ये क्या कहता है, इंडिविजुअल की वैल्यू एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे निकाली जाएगी? तो बाय द सर्विसेज ही इज एक्सपेक्टेड टू रेंडर, मतलब जो सर्विसेज वो देने वाला है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बदले में उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, एज इट टेक्स इनटू अकाउंट द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू मूव थ्रू अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। अब समझाता हूँ मैं आपको। पिछले वाले जो फ्यूचर वाला मॉडल था उसमें हमने क्या कमी देखी थी कि रोल्स चेंज होंगे, इस बारे में कोई अजम्पशन ही नहीं था, कोई डिस्कशन ही नहीं था। सिंगल रोल पे हम फ्यूचर तक की सैलरी कैलकुलेट करके, इसमें भी हम फ्यूचर तक की सैलरी कैलकुलेट करेंगे, पर हम ये मानेंगे कि हर साल 2 साल 3 साल में आदमी अपने रोल्स को चेंज करेगा, और जो रोल्स को चेंज करेगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। एक्सक्लूसिव होने का मतलब जैसे ही एक रोल को चेंज करेगा पुराने वाले रोल में नहीं जाएगा, वो हट जाएगा, रोल खत्म हो जाएगा उसका, तो वो वाली सैलरी हटेगी और नई वाली सैलरी नए रोल के हिसाब से ऐड होगी। इसको कहते हैं रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड। इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं, बस ये लाइन याद रखिएगा, बाय द सर्विसेज ही इज एक्सपेक्टेड टू रेंडर। क्या क्या सर्विसेज वो भविष्य में देने वाला है, फ्यूचर में देने वाला है, उसके बारे में हम रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल में बात करते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, देखना चाहिए तो देख लीजिए। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या हमने एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ लाइकली सर्विस स्टेट्स ऑफ ईच एम्प्लॉय इज डिफिकल्ट। एक एम्प्लॉय भविष्य में क्या क्या करने वाला है ये आप कैसे एस्टिमेट कर लेंगे? देखिए, अगर मैं जॉब के फॉर्म में कहूँ तो आप कोई एस्ट्रोलॉजर या तो है नहीं, आपने कोई एस्ट्रोलॉजर तो बिठाया नहीं, ज्योतिषी तो है नहीं कि आपको पता होगा कि आज ये अकाउंट्स में है, कल मार्केटिंग में काम करेगा, या हो सकता है ये डायरेक्टर पोजीशन तक जाए। आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो सकता है वो डायरेक्टर तक जाए और हो सकता है उसका काम इतना खराब हो कि वो अकाउंट्स का हेड भी ना बन पाए कभी जीवन में।
तो एस्टिमेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। डिटरमाइनिंग द मॉनेटरी इक्विवेलेंट ऑफ सर्विसेज स्टेट्स इज़ एंड मतलब कहने का मतलब है कि आप जब आप मॉनेटरी इक्विवेलेंट सर्विसेज की बात करते हो, मतलब जो सर्विसेज वो फ्यूचर में देगा उसके बदले में जो आप पैसा दोगे उसको आज से एस्टिमेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सिंपल वर्ड में इसका यही मीनिंग है। इट इग्नोर्स द वैल्यू एडेड एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग एज ग्रुप्स। और जब लोग ग्रुप पे काम करते हैं तो कुछ होता क्या है, अब समझिए, ए ने काम किया तो मान लीजिए वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है, बी ने काम किया तो वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो अब जो कॉमन सेंस है वो ये कहेगी कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 10 + 10, सिंपल। बट जब आप ग्रुप बेसिस पे काम करते हो तो ये माना जाता है कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और बाकी चीज़ें बढ़ती हैं। तो वैसे तो ये लोग 10-10 कर रहे थे, पर अगर ये लोग ग्रुप में काम करेंगे तो हो सकता है ये 25 करे, क्योंकि कुछ चीज़ों में ये एफिशिएंट होंगे और कुछ चीज़ों में ये एफिशिएंट होंगे। तो ये लोग अपनी लिमिटेशंस को कवर अप कर लेंगे और एडवांटेजेस को यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इस बात को कि ग्रुप से कुछ फ़ायदा होता है, इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई, ये भी एक लिमिटेशन है। अब इसी लिमिटेशन से हमें अपना अगला मॉडल भी मिल जाएगा। अगर इन्होंने ग्रुप की बात नहीं की तो किसी ने तो ग्रुप की बात की होगी। तो अगला मॉडल है वैल्यूएशन ऑन ग्रुप बेसिस। इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, हम इसमें निकालते हैं वैल्यूएशन एज पर ग्रुप की, ग्रुप के हिसाब से उनकी वैल्यू क्या आएगी। It is not possible unless the contribution of the individuals as groups are taken into consideration and individual expected service tenure in the organization is difficult to estimate, but on a group basis it is relatively easier to estimate the percentage of people in a group likely to leave the organization। अब समझाता हूँ मैं कैसे। एक ग्रुप में 10 लोगों को आपने रखा। अब अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पर अब तक हमेशा कैलकुलेट करते आए हो कॉस्ट और वैल्यू दोनों मॉडल में, तो अब एक एम्प्लॉय आपके साथ जिंदगी भर रहेगा कि नहीं रहेगा आप ये तो एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ग्रुप बेसिस पे मॉडल करते हो, आप 10 लोगों के ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप ए मान लीजिए, और आप ग्रुप ए का मॉडल कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप अजम्पशन ले सकते हो ना कि ग्रुप ए में हम 10 साल की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं और ये मान ले रहे हैं कि हो सकता है 20% एम्प्लॉइज काम छोड़ जाएं, यानी 2 लोग 10 में से हो सकता है काम छोड़ जाएं। तो यहाँ पे एस्टिमेट करना ईजी है। एक ही आदमी में आप कैसे एस्टिमेट करोगे कोई छोड़ जाएगा कि नहीं छोड़ जाएगा, ठीक है। कौन सा आदमी छोड़ के जाएगा, कौन सा नहीं छोड़ के जाएगा, ये तो एस्टिमेट करना मुश्किल है। पर आप ग्रुप में एक रफ डेटा निकाल सकते हो ना पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कि 10% या 20% लोग तो हर साल छोड़ ही देते हैं, तो छोड़ देंगे ऐसा। दिस मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अटेम्प्टेड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज इन सच रैंक। एक रैंक पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब की वैल्यू को ये मॉडल कैलकुलेट करता है, यानी ग्रुप की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। सच प्रेजेंट वैल्यू इज असर्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक रैंक में, मान लीजिए एक पोस्ट पे, सीनियर मैनेजर की बात, अब मैनेजर की बात करिए तो मान लीजिए आपके यहाँ, या हम बात करते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की, ये ज़्यादा होते हैं, तो मान लीजिए 10 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो पहले आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक रैंक पे देखेंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय विल बी इन हिज रैंक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और विल बी टर्मिनेटेड इन द नेक्स्ट पीरियड। अब हम ये प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि जो इन 10 में से कितने ऐसे हैं जो अपनी रैंक पे रहेंगे, यानी हम मान लिया कि 6 लोग इसी रैंक पे रहेंगे, 2 का प्रमोशन हो जाएगा और 2 भगा दिए जाएंगे या 2 छोड़ के चले जाएंगे, हम ऐसा मान लेते हैं, ये एस्टिमेशन लगाते हैं, ठीक है। एज सर्टेन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय इन स्पेसिफाइड रैंक ड्यूरिंग ईच टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड में, हर टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, इन सारे एम्प्लॉयज़ की इकोनॉमिक वैल्यू निकालेंगे हमारे फर्म के लिए कितनी है, ठीक है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इन ईच रैंक इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द अबव 3 फैक्टर्स एंड अप्लाइंग ऑल एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। कहने का मतलब इन सारे तीनों फैक्टर्स को देखते हुए इन सब की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे फ्यूचर तक का पैसा निकालेंगे, फिर उसको डिस्काउंट कर लेंगे, मतलब आज के टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या ये पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका या स्टेप्स आपको रटने हैं, नहीं, क्या पता होने चाहिए, मतलब पता होने भी ज़रूरी नहीं, बस आपको मॉडल का नाम और मॉडल में बेसिकली क्या है उसका आइडिया होना चाहिए, ये स्टेप्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। लिमिटेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑन ग्रुप बेसिस। जब मैं कोई चीज़ कहता हूँ कि नहीं पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं कि पेपर मैं सेट कर रहा हूँ, आपको सिंपली ये मान के चलना होगा कि क्योंकि मैंने पास्ट ईयर्स के पेपर देखा है उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नहीं पूछा जाएगा, अब तक नहीं पूछा गया, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट लगता भी नहीं है स्टेप्स वाला, इसलिए मैंने आपको एस्टिमेशन से बताया। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप पढ़ना चाहें तो मैंने आपको पढ़ने के लिए मना नहीं किया, PDF में डाला इसीलिए क्योंकि आप पढ़ सकें, लेकिन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, कम इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका पास्ट ईयर पेपर्स को जब आप एनालाइज करेंगे तो देखेंगे बहुत कम वैल्यू रही है या नहीं वैल्यू रही है, उसको मैं पहले मना कर देता हूँ। तो स्टेप्स याद करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आपका फैसला। लिमिटेशन क्या है ग्रुप बेसिस पर वैल्यू इवेल्युएट करने के फ़ायदे तो हमने देख लिए। पहली बार आपने एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ ऑफ सर्टेन स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को इग्नोर कर दिया। कैसे, आपने 10 लोगों की बात की जो एक स्केल पे थे, 10 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की बात की जो एक स्केल्स पे थे, इनकी सैलरी के हिसाब से इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि ये सब अगले 10 साल में 50-50 लाख कमाएंगे। पर हो सकता है इसमें कोई मिस्टर एक्सेप्शनल हो, जैसे आप लोग एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हो ना, बहुत होशियार स्टूडेंट्स हो,
ऐसा होगा ना आप में से कोई बहुत होशियार होगा जो एक ही बार में JRF कर लेगा, एक ही बार में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकालेगा, 15-20 जगह रिसर्च पब्लिकेशन देगा। आई एम अज्यूमिंग अच्छे बच्चे होंगे। तो ऐसे ही इसमें कोई ऐसा एम्प्लॉय भी हो सकता है ना जो बहुत एक्सेप्शनल हो और हो सकता है वो डायरेक्टर या मैनेजमेंट, चीफ मैनेजमेंट या CEO, CMO, CFO के पोस्ट तक चला जाए, हो सकता है। तो उसकी तो सैलरी आगे जाके 50 लाख की जगह 1 करोड़ 1 महीने की सैलरी हो जाएगी, साल भर की सैलरी हो जाएगी। तो उसको हम इग्नोर करते। जब हम ग्रुप पे बात करते तो हमने घोड़े गधे सबको एक बराबर नाप लिया होता है, ठीक है। As this method ignores the exceptional qualities of skilled employees, the performance of group may be affected in the events of a single individual leaving the organization। हम तो पूरी एक्सेप्शनल क्वालिटीज अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की तो भूल गए। तो हमने ये कहा कि ये लोग मिल करके, भाई पूरा ये ग्रुप A है और ये मिल करके 200 यूनिट प्रोड्यूस करता है, आप ऐसे समझिए। अब इसमें कोई एक्सेप्शनल एम्प्लॉय है, बाकी 9 लोग मिल करके केवल 90 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 9 लोग मिल करके केवल 90 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। एक ऐसा एक्सेप्शनल एम्प्लॉय है जो मान लीजिए आपका बैठ के अकेले 110 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये चला जाएगा तो कंपनी की क्या हालत होगी। या ये अकेले 110 लोगों को मैनेज कर रहा, सारा काम मैनेज कर रहा। तो एक्सेप्शनल एम्प्लॉय को जब आप इग्नोर कर देते तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि सिंगल वो पर्सन जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करेगा तो आप तो 10% का प्रोविजन मान के चल रहे हो, पर अगर उस 10% में वो एक्सेप्शनल एम्प्लॉय आया तो आपकी कंपनी की हालत खराब हो जाएगी। डिस्पाइट ऑफ दीज लिमिटेशन दिस मेथड सिंप्लीफाइज द प्रोसेस वैल्यूएशन। इस सारे के बाद भी इसको थोड़ा अच्छा मॉडल माना जाता है, सारी लिमिटेशंस के बाद भी। आज हमने क्या बात की, हमने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे बात की। अगले लेक्चर्स और तरह के ग्रीन अकाउंटिंग और बाकी चीज़ों पे होने वाले हैं, और फिर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कवर करने के बाद जाकर के आपका अकाउंटिंग वाली यूनिट को हम कंप्लीट कर देंगे। हमने यूनिट 1 पहले ही कंप्लीट कर दिया है, जिसने अभी तक नहीं देखा हो जाकर के देख आइए। यूनिट 2 की क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। वीडियो पे लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, थोड़ा सा शेयर करिए कीजिए कि हमको भी कुछ रिवॉर्ड महसूस हो इतनी मेहनत करने का, ताकि हमें वो मोटिवेशन मिल सके ना। जब हम सुबह उठते हैं, पूरी PDF बनाना है, पूरा लोग लगे हुए हैं, मटीरियल ढूंढ के लाते हैं आपके लिए बेस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमें कुछ मोटिवेशन आनी चाहिए। वो मोटिवेशन कब आती है, जब आप बढ़िया सा कमेंट करते हो कि हाँ सर आपकी वीडियोस हमें हेल्पफुल लग रही हैं, या आपको कुछ समझाया हमको समझ में आ रहा है, या आप कुछ डाउट पूछते हो तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। दूसरी बात आपको ये करना है कि वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आपको PDF चाहिए तो द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल नाम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDFs पढ़ती रहती हैं, वीडियोस से जुड़ी अपडेट्स भी आती रहती हैं, तो आपको पूरा लेक्चर एक सीरीज फॉर्म में मिल जाएगा। तो उस चैनल को भी ज्वाइन करिए और बाकी साथ में जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि अब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग नेट JRF इस बार दिसंबर अटेम्प्ट का क्वालिफाई करें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।